वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं 2025 की सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म लास्ट ब्रेथ की स्टोरी। और ये फिल्म सच्ची घटना पर आधारित है। तो कहानी शुरू होने से पहले हमें बताया जाता है कि समुद्र की गहराइयों में 20,000 माइल्स की पाइपलाइन फैली हुई है, जिनसे गैस या ऑयल वगैरह ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और इन पाइपलाइंस को मेंटेन करने का काम सैचुरेशन डाइवर्स का होता है। ये डाइवर्स 1000 फीट से ज्यादा की गहराइयों में अपना काम करते हैं, जिसकी वजह से ये दुनिया के सबसे खतरनाक कामों में से एक काम माना जाता है। चलिए अब होती है फिल्म शुरू स्कॉटलैंड में, जहाँ क्रिस नाम का एक बंदा अपनी मंगेतर से मिलने के लिए उसके घर आता है। वो उसे बताता है कि देखो, मेरा तो बुलावा आ गया है काम पे, तो अब तुमसे मैं कुछ महीनों के बाद ही मिल पाऊंगा। छुट्टी लेनी है मुझे कुछ महीनों की, तुमसे आराम से रहना। पर उसकी मंगेतर इमोशनल हो जाती है और कहती है मजाक मत करो, मुझे कितनी टेंशन हो रही है पता है तुम्हें, इसका अंदाजा भी है। क्रिस उसको समझाता है कि तुम बस इतना सोचो कि मैं स्पेस में जा रहा हूँ। हालांकि ये सी स्पेस से थोड़ा ज्यादा खतरनाक होता है, पर कोई नहीं, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं सही सलामत वापस तुम्हारे पास लौट आऊंगा। और फिर इस पे उसकी मंगेतर उसको अपना ख्याल रखने को कह देती है। इसके बाद क्रिस के काम पे जाने का दिन आता है। दरअसल क्रिस एक सैचुरेशन डाइवर है दोस्तों। अरे वही मतलब जो समुद्र की गहराइयों में जाकर पाइपलाइंस की मरम्मत वगैरह करते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो क्रिस को पोर्ट पे जाना पड़ता है, यानी बंदरगाह पे, जहाँ से इनकी शिप नॉर्थ सी की ओर रवाना होने वाली है। एंड वो अकेला नहीं है, शिप पे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि शिप की बहुत ही अच्छे से जांच कर रहे हैं कि सब चीजें सही से काम कर रही हैं या फिर नहीं। बात यहाँ पे दोस्तों नॉर्थ सी जाने की हो रही थी। जरा सी भी लापरवाही इनके लिए बहुत महंगी साबित हो सकती थी। डाइवर्स का हेड होता है क्रेग नाम का आदमी, जो बड़ा मजाकिया है वैसे। वो पहले तो डाइवर्स को 3 ग्रुप में बांट देता है। तीनों ग्रुप में 3-3 डाइवर्स होते हैं। और जो क्रिस है उसको क्रेग ग्रुप 1 में रखता है। वो क्रिस को डंकन और डेव नाम के 2 सीनियर डाइवर्स के ग्रुप में डाल देता है। फिर क्रेग कहता है कि ठीक है दोस्तों, अब आप लोगों को मौका मिलेगा पूरे 28 दिन हमारे शानदार टिन के डिब्बे में गुजारने का, जिसके बाद आप सभी को 300 फीट गहराई में फेंक दिया जाएगा। समुद्र के तल में आप लोग ही मेरे हाथ बनकर मेरा बताया हुआ काम करेंगे। दरअसल हमें कुछ दूरी के खराब पाइपलाइंस को रिप्लेस करना है। ठंड भी आने वाली है, लोगों को अपने घर गर्म चाहिए ना, और बिना गैस के तो वो होने से रहा। इसीलिए आपको बस ये बच्चों वाला काम करना होगा। जैसे ही आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, आपको फिर 4 दिनों तक डीकम्प्रेशन में रखा जाएगा, ताकि आपकी बॉडी फिर से नॉर्मल वातावरण में काम करने के लायक बन पाए। तो तैयार है ना आप सभी। इसके बाद दोस्तों इन तीनों ग्रुप को 3 अलग अलग बड़े से टिन कंटेनर में भेज दिया जाता है, जहां पे इनके रहने खाने पीने का सब इंतजाम होता है। आगे हमें पता चलता है कि डंकन क्रिस के मेंटोर की तरह है, क्योंकि क्रिस ने अपनी पहली 5 डाइव उसके ही निगरानी में की थी। हालांकि डंकन की उम्र काफी ज्यादा है, लेकिन फिर भी क्रिस की उसके साथ बनती बढ़िया है। वहीं ये डेव है ना, इसकी किसी के साथ नहीं बनती। वो हमेशा थोड़ा सीरियस मूड में ही रहता है, जो कि क्रिस को बड़ा अजीब लगता है कि ये इस तरह हमेशा सीरियस क्यों रहता है। तब डंकन क्रिस को बताता है कि अरे ये ना बस ड्यूटी के टाइम ही इतना सीरियस रहता है, क्योंकि काम में ये जरा से भी भूल चूक नहीं करना चाहता। दरअसल इसकी फूल सी प्यारी 2 बेटियां घर पे इसका इंतजार कर रही है ना, इसीलिए। इसके बाद क्रेग ऑर्डर देता है कि तीनों कंटेनर्स की डोर लॉक कर दी जाए। फिर इन कंटेनर्स में गैस रेशो सेट की जाती है, ताकि इनके कंटेनर में सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद इनकी शिप नॉर्थ सी की ओर अपना सफर शुरू करती है, जिसके बाद क्रेग फिर से अपने मजाक के अंदाज में अपनी अनाउंसमेंट करता है। जी हाँ दोस्तों, क्रेग तो शिप के क्रू के साथ शिप के व्हील हाउस में है, जहाँ से वो सीसीटीवी की हेल्प से कंटेनर्स के अंदर नजर रख सकता है और अनाउंसमेंट करके उन तक अपनी बात पहुंचा सकता है। साथ ही कंटेनर में लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं वो भी ये सुन सकता है। तो क्रेग अब कहना शुरू करता है कि अब तुम लोग जहाँ जा रहे हो वहीं पे तुम अपने आप को पहचान पाओगे। समुद्र की गहराइयों में जहाँ पर घुप अंधेरा होगा, सूरज की एक किरण तक नहीं पहुंच पाएगी, और ठंड का तो पूछो मत। साथ ही अगर तुम लोग बिना डिकम्प्रेशन के वहां उतर गए तो तुम्हारी बॉडी के ऑर्गन्स पटाखे की तरह फूट जाएंगे। अपनी अनाउंसमेंट कंप्लीट करने के बाद क्रेग डंकन से पूछता है, सब सही से समझ में आया ना बच्चू? तो डंकन कहता है कि चल चल पका मत। दरअसल दोस्तों डंकन और क्रेग एक ही एज के हैं और लंबे वक्त से दोस्त भी हैं, इसलिए इस तरह की एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। इसके बाद हम डेव को कंटेनर में ही एक्सरसाइज करते हुए देखते हैं। डिनर का टाइम हो गया था, इसलिए डंकन डेव को डिनर करने के लिए बुलाता है। फिर डिनर करते करते डंकन अपने टाइम की बातें बताता है। वो कहता है कि पहले जब हम काम किया करते थे ना, तब तो बस थोड़ी सी कॉमन सेंस और शराब की जरूरत हुआ करती थी, मगर आजकल तो इतनी सारी मशीन्स आ गई हैं कि क्या ही बोले भाई। और आजकल के तो नए नए लड़के हर प्रोटोकॉल को कितना फॉलो भी करते हैं। वैसे मेरे साथियों ने तो कब का ये काम छोड़ दिया, मैं ही अकेला इतना बूढ़ा ड्राइवर बचा हुआ हूँ। शायद इसीलिए ये लोग मुझे जबरदस्ती रिटायरमेंट भी दे रहे हैं। ये सुनकर क्रिस और डेव शॉक्ड हो जाते हैं। वो कहते हैं पर आपको रिटायर क्यों किया जा रहा है, कोई दिक्कत है क्या? तब डंकन बताता है कि कंपनी को लगता है कि मैंने 20 साल काम कर लिया, इतना मेरे लिए काफी है, इसीलिए ये मेरी आखिरी रोटेशन होने वाली है। इसके बाद शायद मैं यहाँ दिखूं ना कभी। हाँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं और 10 साल ये काम कर सकता हूँ। जिससे क्रिस को डंकन के लिए बुरा भी लगता है कि यार जब ये काम करना चाहता है तो करने दो। वो कहता है आपको हायर अथॉरिटी से बात करनी चाहिए। तभी डेव कहता है कि मेरे हिसाब से अगले 10 साल में तो सारी चीजें ऑटोमेटेड हो जाएंगी, यानी कि इस काम के लिए इंसानों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सारा काम मशीन से ही हो जाएगा। इस पर डंकन थोड़े सरकास्टिक वे में कहता है कि अच्छा
मुझे कंसोल करने का ये तरीका बढ़िया था वैसे। इसके बाद सभी सोने के लिए अपने अपने बेड पे चले जाते हैं। अब दोस्तों दिन गुजरते चले जाते हैं। क्रिस अपना टाइम पास करने के लिए अपनी मंगेतर की पुरानी वीडियोस वगैरह देखता है और जब ये लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने वाले होते हैं तभी तेज बारिश के साथ समुद्री तूफान शुरू हो जाता है। फिर जब ये अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं तो डायनामिक पोजीशनिंग सिस्टम की मदद से शिप को एक जगह पर खड़ा कर देते हैं। यानी शिप ना तो अब आगे जाएगी और ना ही पीछे, चाहे फिर कितना भी तेज समुद्री तूफान आए या कुछ और, मगर शिप अपनी जगह पे खड़ा रहेगा। इसके बाद डाइव के लिए सारी तैयारियां की जाती है। 1 घंटे पहले ही क्रैग टीम ए को अलर्ट कर देता है कि तैयार हो जाओ, अब नीचे जाने का टाइम आ गया है। इसीलिए डंकन फिर क्रिस और डेव से कहता है कि अपने अपने सूट पहन लो और हाँ, चाकू, कंपास और फ्लेट्स लेना मत भूलना। इसके बाद ये लोग एक एक करके डाइव बेल में चले जाते हैं। दोस्तों ये डाइव बेल एक ऐसी सिक्योर स्ट्रक्चर होती है जो कि डिटैचेबल होती है। इसमें डाइवर्स बिल्कुल सेफ होते हैं। टिन कंटेनर से ही ये तीनों सीढ़ी से चढ़कर बैल में एंटर करते हैं। फिर उस बैल को शिप से बाहर पुश कर दिया जाता है। शिप तो समुद्र के ऊपर होती है मगर इस बैल को वो समुद्र की गहराई में 300 फीट नीचे फेंक देते हैं एक मोटे से केबल की मदद से। मगर अभी भी बैल शिप और समुद्री सतह के बीच में ही लटक रहा होता है, जिसकी वजह से बैल में झटके महसूस होते हैं, जिससे क्रिस थोड़ा डर भी जाता है। ये देखकर डंकन की ऐसी छूट जाती है कि डर क्यों रहा है भाई, एक्सपीरियंस नहीं है क्या। फिर जब क्रैग इनको बाहर जाने का ऑर्डर देता है तो डंकन पहले डेव को हेलमेट वगैरह पहनाकर बैल के बाहर करता है। दोस्तों इस हेलमेट में काफी सारा ताम झाम लगा हुआ है, जिसकी वजह से इस हेलमेट में ऑक्सीजन सप्लाई, लाइट वगैरह के फीचर सब कुछ होते हैं। साथ ही इनको पहले ही अडल्ट डायपर पहनने को भी दे दिया गया था, क्योंकि यहाँ 5-6 घंटे लगातार काम करना होगा। और डाइवर्स की बॉडी से मोटी सी वायर बांधी हुई है जो कि डाइवर्स को बैल से कनेक्टेड रखने वाली है। समझ गए ना दोस्तों आप। तो पहले तो समुद्र के ऊपर शिप है जिसमें कुछ मोटी मोटी वायर्स हैं जो कि बैल को शिप से जोड़े हुए हैं। ओके, इसके बाद बैल में भी एक मोटी सी वायर है जो डाइवर्स के सूट से जुड़ी हुई है। इन्हें अम्बिलिकस कहा जाता है। इन अम्बिलिकस की वजह से ही गहरे समुद्र में डाइवर्स या बैल पानी के बहाव से बहने से बचे रहते हैं। तो दोस्तों बैल से अब मैनीफोल्ड पे सिर्फ क्रिस और डेव को ही भेजा जाता है और डंकन को बैल में रहने को कह दिया जाता है। वहां से वो डाइवर्स की सारी जानकारी ऊपर व्हील हाउस में क्रैग को देने वाला है। तो बैल से बाहर निकलने के बाद इतना अंधेरा होता है कि वहां पे डेव तो क्रिस को देख ही नहीं पाता, जबकि इन दोनों के हेलमेट में लाइट्स भी जल रही है और ये दोनों बिल्कुल आसपास ही होते हैं। फिर ऊपर से पावर केबल फेंकी जाती है। जब उसको नीचे मैनीफोल्ड से कनेक्ट किया जाता है तो मैनीफोल्ड में लाइट्स जल जाती है, जिसके बाद दोनों अपने काम पे जुट जाते हैं। अभी इन्होंने काम शुरू किया ही था कि ऊपर शिप के डायनामिक पोजीशनिंग सिस्टम में अचानक खराबी आ जाती है, जिसकी वजह से शिप आगे की ओर बढ़ने लगता है। तब तुरंत डाइवर्स को ऑर्डर दिया जाता है कि जल्दी से जल्दी अपनी बैल में लौटो। डेव तो मैनीफोल्ड के ऊपर तक चला जाता है, मगर क्रिस दोस्तों वो फंस जाता है, क्योंकि वो तो मैनीफोल्ड के अंदर काम करने को गया हुआ था। पर डेव उसको भी जल्दी से चलने को कह देता है तो क्रिस जल्दी जल्दी ऊपर आने लग जाता है। वो सही टाइम पे मैनीफोल्ड के ऊपर पहुंच भी जाता है, मगर जब वो अम्बिलिकल पकड़कर बैल की ओर चढ़ने की कोशिश करता है ना, तो चढ़ नहीं पाता, क्योंकि उसकी अम्बिलिकल जो थी वो मैनीफोल्ड में उलझ गई थी, जिससे क्रिस की तो डर के मारे हालत खराब हो जाती कि कहीं मुझे कुछ हो न जाए। अब क्या है ना, क्रिस के पास इतना वक्त भी नहीं है कि वो नीचे जाकर उस अम्बिलिकल को छुड़ा दे। शिप आगे बढ़ने की कोशिश कर रही होती है तो बैल भी थोड़ा आगे बढ़ जाता है, यहाँ तक कि डेव भी अपनी अम्बिलिकल पकड़कर थोड़ा ऊपर चढ़ जाता है। मगर क्रिस की अम्बिलिकल फंसे होने की वजह से वो थोड़ा तनाव में होता है कि क्या करो। तब डेव जल्दी से क्रिस को बताता है कि सुनो, कुछ ही पल में तुम्हारी अम्बिलिकल खिंचाव की वजह से टूट जाएगी, मगर तुम्हें डरना नहीं है। तुम्हें अपनी हेलमेट की बेल आउट एयरलाइन को स्विच करना है और इसकी मदद से बिना अम्बिलिकल के भी तुम्हें 10 मिनट तक ऑक्सीजन मिलती रहेगी। याद रखना इस बात को। मुझे अभी जाना होगा लेकिन तुम आ जाना, मगर मैं तुम्हें लेने वापस जरूर आऊंगा, लेकिन तब तक तुम मैनीफोल्ड के ऊपर ही रहना, वरना मैं तुम्हें खोज नहीं पाऊंगा। याद रखना इस बात को। इतना कहते ही दोस्तों क्रिस की अम्बिलिकल खिंचाव की वजह से टूट जाती है। झटके की वजह से क्रिस मैनीफोल्ड से दूर फेंक जाता है। वहीं शिप आगे बढ़ने लगती है। डेव किसी तरह अपने अम्बिलिकल को पकड़कर बैल तक सही सलामत वापस आ जाता है, मगर उसे क्रिस की बहुत चिंता होती है कि उसे कुछ हो न जाए। डंकन क्रैग को सारी बातें बताता है कि अम्बिलिकल फंसने की वजह से क्रिस तो वहीं पर रह गया। तब क्रैग ऑर्डर देता है कि शिप की एंकर का यूज करके शिप को रोक दिया जाए ताकि क्रिस को बचाया जा सके। मगर क्रैग के बाकी टीम मेंबर्स बताते हैं इस एरिया में बहुत ही घनी पाइपलाइन बिछी हुई है, अगर हम एंकर का यूज करेंगे तो पाइपलाइन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जिससे कि बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा। अब क्रैग को समझ नहीं आता कि क्या करे। वहीं दूसरी ओर क्रिस बेचारा अपनी फ्लेयर लाइट ऑन करता है और किसी तरह दोबारा मैनीफोल्ड के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है ना दोस्तों, क्रिस का ऑक्सीजन भी खत्म होने के कगार पर आ जाता है। वो बड़ी मुश्किल से मैनीफोल्ड पे बनी जाली को पकड़कर ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन फिलहाल कुछ नहीं हो पाता। उधर क्रैग का एक टीम मेंबर कहता है कि मैं मैनुअली डायनामिक पोजीशनिंग सिस्टम को ठीक करने की कोशिश कर सकता हूं वैसे। तो क्रैग तुरंत ही उसको ट्राई करने को कहता है। वहीं बैल में डंकन डेव को बताता है कि तुम्हें पता है
ऐसी ही चीज एक बार पहले भी हुई थी। एक डाइवर की अम्बिलिकल किसी तरह से टूट गई थी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। मगर काफी ढूंढने के बाद भी जब उसकी लाश नहीं मिली तो उसे ढूंढना बंद करने का ऑर्डर दे दिया कंपनी ने, क्योंकि कंपनी एक लाश को ढूंढने पे ज्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाह रही थी। पता है उस डाइवर की बीबी को कंपनी वालों ने क्या दिया उसके हस्बैंड की मौत के बदले? पता है, सिर्फ एक बॉक्स जिसमें उसके हस्बैंड की कुछ चीजें थी। मुझे तो डर लग रहा है कि पता नहीं हमारे क्रिस के साथ क्या होगा, क्योंकि दोस्तों अब 10 मिनट से ज्यादा का टाइम हो चुका था। अब तक क्रिस मैनीफोल्ड के ऊपर तो आ चुका था, मगर उसको लेने के लिए कोई नहीं वहां पर पहुंचा था। उसका ऑक्सीजन भी खत्म हो चुका था। वो अपने आखिरी पलों में अपनी मंगेतर की बातों को बस याद किए जा रहा था, जिसमें उसकी मंगेतर ने कहा था कि तुम्हें वापस आना ही होगा, हमें शादी करनी है और मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। उसकी बातों को याद करके क्रिस को रोना आ जाता है, क्योंकि उसकी मंगेतर का जो दर्द है ना दोस्तों, वो सच होने वाला था। क्रिस की मौत होने वाली थी। वहीं व्हील हाउस में लगातार 15 से 20 मिनट की लगातार कोशिश करने के बाद वो बंदा डायनेमिक पोजिशनिंग सिस्टम को मैनुअली ठीक करने में कामयाब हो जाता है दोस्तों। जिसके बाद ये लोग वापस शिप को उस जगह पे लेकर जाते हैं जहाँ पे मैनीफोल्ड था। इसके बाद पहले तो ROV नाम के एक रोबोट को नीचे भेजा जाता है क्रिस की तलाश करने के लिए। उस रोबोट में कैमरा वगैरह लगे होते हैं, जिसकी मदद से मैनीफोल्ड के चारों ओर ढूंढा जा सकता है कि कहां पर है क्रिस, मगर ढूंढने पर भी नहीं मिलता। जब ROV को मैनीफोल्ड के ऊपर लाया जाता है तो वहां पर क्रिस अपनी आखिरी सांसें गिनता हुआ मिल जाता है। क्रेग उस रोबोट को कंट्रोल करता है और किसी तरह उस रोबोट के कैचिंग हैंड से वो क्रिस के ड्रेस पर लगे एक हुक को पकड़वा लेता है और फिर क्रिस को ऊपर की ओर खींचता है। मगर दोस्तों ये क्या, क्रिस तो ऊपर जा ही नहीं पा रहा। तब क्रेग रोबोट को नीचे की ओर भेजता है ये देखने के लिए कि क्रिस की बॉडी ऊपर क्यों नहीं आ रही, और तब इनको पता चलता है कि क्रिस ने अपनी बॉडी को एक हुक में मैनीफोल्ड से अटैच कर दिया था, ताकि अगर वो बेहोश हो जाए तो उसकी बॉडी पानी की वजह से कहीं और बहकर ना चली जाए। क्रिस ने इतनी मुश्किल घड़ी में भी अपना इतना दिमाग लगाया था, ये देखकर सभी हैरान। इसके बाद क्रेग डेव को नीचे जाकर क्रिस को लाने के लिए भेजता है। डेव भी जल्दी से दोस्तों क्रिस की बॉडी को मैनीफोल्ड से अलग करके अपने ड्रेस के हुक में अटैच कर लेता है। इसके बाद वो अपनी अपनी अम्बिलिकल के सहारे वापस बैल में आने की कोशिश करता है, मगर क्रिस की बॉडी काफी हैवी हो गई थी, जिसकी वजह से डेव के पसीने छूटे जा रहे थे उसे ऊपर खींचने में। पता है काफी देर की मेहनत करने के बाद किसी तरह डेव क्रिस की बॉडी को खींच तो लेता है, मतलब यहाँ प्लेटफॉर्म तक लाने में कामयाब हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर डेव का एक्सरसाइज करना काफी काम आ गया था, वरना कोई आम आदमी होता तो समुद्र की इतनी गहराई में खुद को सही से संभाल भी नहीं पाता, पानी के दबाव की वजह से पता नहीं कहाँ चल जाता। खैर डेव तो अब क्रिस को बैल के अंदर ले आ गया था, मगर उसकी सांस से नहीं चल रही थी दोस्तों, क्योंकि उस इंसिडेंट के हुए अभी 40 मिनट गुजर चुके थे। 10 मिनट तक की ऑक्सीजन उसके हेलमेट की वजह से उसको मिल गई थी। फिर भी दोस्तों क्रिस को ऑक्सीजन मिले हुए अभी तक 30 मिनट हो चुके थे। फिर भी डंकन हार मानने को तैयार नहीं था। वो क्रिस का नाक बंद करके अपने मुंह से उसके मुंह में ऑक्सीजन देता है। काफी देर तक ऐसा करने के बाद क्रिस की सांसें लौट आती है। पर ये क्या दोस्तों, सिर्फ सांस से ही लौटी थी। क्रिस तो अभी भी एक बेजान लाश की तरह पड़ा हुआ था, वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता। डंकन तो हार मान लेता है, मगर डेव क्रिस का हाथ पकड़कर कहता है कि हमें पता है क्रिस, तुम सुन रहे हो, प्लीज कोई इशारा करो, अपनी आईज मूव करो या फिर अपने फिंगर्स हिलाओ। पर दोस्तों डेव की बातों का भी क्रिस कोई जवाब नहीं देता। सभी लोग हताश हो जाते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि लगभग आधे घंटे तक ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से क्रिस ब्रेन डेड हो गया, यानी वो जिंदा तो है मगर सिर्फ सांस से ही ले सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। इस बात का डेव, डंकन, क्रेग और उसकी टीम बहुत दुख मनाते हैं। मगर कुछ देर के बाद अचानक मिरेकल हो जाता है और क्रिस बोल पड़ता है कि तुम सब कैसे हो, जिससे सभी के चेहरे पर रौनक आ जाती है और धीरे धीरे करके क्रिस अपनी आईज और फिंगर्स भी मूव करने लगता है। वो पूछता है मुझे क्या हुआ था? तब डंकन और डेव कहते हैं हुआ तो बहुत कुछ था भाई, मगर सारी बातें हम तुम्हें बाद में बताएंगे, पहले तो हम सेलिब्रेशन करेंगे। इसके बाद दोस्तों क्रिस और उसके ग्रुप के दोनों लोग वापस बैल से होते हुए अपने शिप के टिन कंटेनर में आ जाते हैं, जहाँ पे डेव रेगुलर क्रिस का मेडिकल चेकअप करता है। जिस मिशन पे ये लोग गए थे क्रेग उसको बिना पूरा किए ही वापस पोर्ट पे आ जाता है, जिसमें कि लगभग 1 महीने का वक्त लगता है। इसके बाद क्रिस की फुल बॉडी चेक की जाती है, मगर बढ़िया है, उसे कोई खास परेशानी नहीं होती। जिसके बाद क्रिस जाकर अपनी मंगेतर से मिलता है। वो पूछती है अरे इतनी जल्दी कैसे आ गए, काम तो कुछ महीनों का था ना। तब क्रिस उसे बताता है कि दरअसल हुआ ये था कि एक डाइवर था, उसकी अम्बिलिकल वायर टूट गई थी, जिसकी वजह से मिशन को बीच में ही रोकना पड़ा। पूछती है वो कौन था वो डाइवर, कैसा है अब? क्रिस जवाब देता है कि ठीक है वो, मगर क्रिस के हाव भाव से दोस्तों उसकी मंगेतर को समझ आ जाता है कि वो हादसा किसी और के साथ नहीं बल्कि क्रिस के साथ ही हुआ था। जिसके बाद तो वो सुन रह जाती है और अपना सर पकड़ लेती है कि बहुत बड़ी मुसीबत होने से टल गई। तब क्रिस उसको हक करके कहता है मुझे तुमसे कोई जुदा नहीं कर सकता, मुझे तो किसी भी हाल में तुम्हारे पास वापस आना ही था। फिर दोनों किस करते हैं और इसके बाद हमें बताया जाता है कि क्रिस की इंसिडेंट एक रियल इंसिडेंट है दोस्तों। एक्सपर्ट्स भी हैरान थे कि आखिर आधे घंटे तक ऑक्सीजन ना मिलने के बाद भी क्रिस जिंदा कैसे बच गया। इसके बाद हमें ये देखिए
रियल क्रिस की शादी उसकी मंगेतर से होती हुई दिखाई जाती है, जिसमें डेव, डंकन और क्रैग भी शामिल है। इसके बाद इन्होंने जो पाइपलाइन रिप्लेसमेंट का काम अधूरा छोड़ा था उसे पूरा करने चाहते हैं और इसी के साथ दोस्तों ये हैप्पी एंडिंग के साथ अच्छी मूवी खत्म होती है। बाकी आप बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, कमेंट करके बता दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखिए अपना, क्योंकि बहुत जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।